23 मार्च 1931 शाम के करीब 7 बजे लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसे दुनिया से छुपाया गया। फांसी का समय बदल दिया गया था, बिना किसी आधिकारिक घोषणा के, बिना किसी अंतिम सूचना के। और फिर कुछ ही मिनटों में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तय समय से पहले फांसी दे दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर ब्रिटिश सरकार को इतनी जल्दी क्या थी और उन आखिरी 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने इन तीनों को मौत के सामने भी अडिग बना दिया। 22 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल की एक तंग कोठरी, जहां एक तरफ मौत का साया मंडरा रहा था, वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह पूरी तरह शांत बैठे थे। उनके सामने किताबें थीं और उनमें से एक थी लेनिन की जीवनी। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, ये उनके विचारों का हिस्सा बन चुकी थी। जब जेल के गार्ड ने उन्हें देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि जिस इंसान को कुछ ही घंटों में फांसी होने वाली थी, वो किसी डर में नहीं बल्कि गहरे चिंतन में डूबा हुआ था। उसी दिन एक अधिकारी ने उनसे पूछा, क्या आपको अपने किए पर पछतावा है? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पछतावा? अगर मुझे फिर मौका मिले तो मैं यही रास्ता चुनूंगा। ये जवाब सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उस क्रांति की सोच थी जो उनके भीतर जल रही थी। उनके आखिरी 24 घंटे डर के नहीं बल्कि दृढ़ता के थे। उन्होंने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ लंबी बातचीत की। तीनों ने देश के भविष्य की बात की और बार बार यही कहा, हमारी मौत एक शुरुआत होगी, अंत नहीं। 22 मार्च की शाम उनके परिवार को मिलने की अनुमति दी गई। जब उनके पिता किशन सिंह आए तो माहौल बेहद भावुक हो गया, लेकिन भगत सिंह ने उन्हें संभालते हुए कहा, आपको गर्व होना चाहिए कि आपका बेटा देश के लिए मर रहा है। उनकी मां विद्यावती जब सामने आई तो उन्होंने आंसू रोकते हुए कहा, मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने एक क्रांतिकारी को जन्म दिया है। ये पल सिर्फ एक परिवार की विदाई नहीं थी, ये पूरे देश की भावनाओं का प्रतिबिंब था। 23 मार्च की सुबह जेल के अंदर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की थी। भगत सिंह ने अपने दिन की शुरुआत हमेशा की तरह की। उन्होंने पढ़ना जारी रखा, अपने साथियों से बातें की और यहां तक कि जेल के गार्ड से भी मुस्कुराकर बात की। दोपहर के समय जेल के अधिकारी फांसी की सूचना लेकर आए, लेकिन यहां भी एक ऐसा पल आया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, थोड़ा रुकिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। ये सुनकर अधिकारी भी चुप हो गए, क्योंकि ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं थे। फिर वो अपनी किताब में वापस डूब गए, जैसे उन्हें समय की कोई परवाह ही नहीं थी। लेकिन बाहर हालात तेजी से बदल रहे थे। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर फांसी सुबह दी गई तो पूरे देश में विद्रोह भड़क सकता है। इसलिए उन्होंने एक गुप्त निर्णय लिया। फांसी को शाम में शिफ्ट कर दिया गया, ताकि सब कुछ चुपचाप खत्म किया जा सके। शाम होते होते जेल के अंदर हलचल तेज हो गई। दरवाजे बंद किए जा रहे थे, सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और बाहर की दुनिया को कुछ भी पता नहीं था। फिर वो पल आया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनकी कोठरी से बाहर निकाला गया। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बिना किसी डर के आगे बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा गर्व था, जैसे वो जानते थे कि उनकी मौत बेकार नहीं जाएगी। फांसी के तख्ते तक पहुंचते पहुंचते तीनों जोर जोर से नारे लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि जेल की दीवारें भी कांप उठीं। फिर उन्होंने खुद फंदे को चूमा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कदम आगे बढ़ा दिए। उस पल
मौत हार गई और विचार जीत गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर लोगों को सच पता चल गया तो पूरा देश विद्रोह में बदल जाएगा। इसलिए उन्होंने एक और गुप्त कदम उठाया। रात के अंधेरे में चुपचाप तीनों के शवों को जेल के पीछे से बाहर निकाला गया। उन्हें सतलुज रिवर के किनारे ले जाकर जल्दी जल्दी जलाने की कोशिश की गई, लेकिन यह काम अधूरा रह गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने अध जले शव देखे तो सच्चाई आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे, गुस्सा बढ़ने लगा, और फिर वही हुआ जिससे अंग्रेज डर रहे थे। पूरा देश सड़कों पर उतर आया। हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, भगत सिंह। लेकिन अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक विचार बन चुके थे, एक ऐसी चिंगारी जिसे कोई भी ताकत बुझा नहीं सकती थी। उनके आखिरी 24 घंटे हमें ये सिखाते हैं कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि विचारों में होती है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब कोई इनकलाब जिंदाबाद कहता है तो उसमें सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि उस आखिरी 24 घंटों की गूंज होती है जो कभी खत्म नहीं होगी।